चलिए वहां खबर जहां के इस हिस्से में बात एक ऐसे मसले की जो बेहद संवेदनशील है। ये धर्म परिवर्तन के लिए मासूम बच्चियों को निशाना बनाने का मामला है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली और पंजाब तक इस अधर्म को लेकर लोगों में आक्रोश है। इस बीच श्रीनगर में धर्म परिवर्तन का शिकार हुई एक युवती अपने परिवार वालों के पास वापस लौटने के बाद आज दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर इस युवती का सिख समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। इस युवती की शादी एक सिख युवक से करा दी गई है। जिनके कारण हम अपनी बेटी को वापस लेने में कामयाब हुए। हमारे लिए, जैसे हमने बार बार कहा था, किसी भी सूरत के अंदर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस तरह से बेटियों के साथ जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है। मैं आपको यह भी अभी बताना चाहता हूं, जब मैं अभी एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मुझे अभी गुजरात से भी यह जानकारी मिली है। अभी मैंने उनसे लंबी बात की, उन्होंने मुझे सारे कागज भी भेजे हैं कि ऐसे सिमिलर लाइंस के ऊपर कल गुजरात से भी एक लड़की को इसी तरह फोर्सफुल कन्वर्जन कराया गया है। वहीं यूपी धर्म परिवर्तन केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई और नाम सामने आ रहे हैं जो धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। अब इस मामले में 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोपी मुख्य रूप से मूक बधिरों को निशाना बनाते थे। धर्म परिवर्तन के लिए इन मूक बधिरों का ब्रेन वॉश किया जाता था और फिर इन्हें इस्लाम अपनाने को कहा जाता था। इसके लिए जरूरी दस्तावेज उमर गौतम और जहांगीर काजी बनाते थे। अब दिल्ली पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा और जो अहम खुलासा इस मामले में हुआ है वो ये कि धर्मांतरण के तार फिलीपींस के आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हैं। इसके अलावा कनाडा और कतर में भी उमर गौतम के लिंक मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर के तार कतर के सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप के साथ जुड़े हैं। बिलाल फिलिप भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का सहयोगी रहा है। बताया यह जा रहा है कि उमर गौतम के फर्जी ट्रस्ट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन सब के बीच इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम ने बिलाल फिलिप के सहयोगी शाहजुद्दीन से बातचीत की है। शाहजुद्दीन बिलाल का ऑनलाइन चैनल का हेड है। शाहजुद्दीन ने इंडिया न्यूज से बात में माना है कि बिलाल फिलिप के इस्लामिक ऑनलाइन चैनल से उमर के इस्लामिक दावा सेंटर के संबंध थे और 10 साल पहले हुए एग्रीमेंट के बाद दोनों के बीच बातचीत भी हुई होगी। आइए आपको पूरा ऑडियो सुनवाते हैं। चाह रहा था आपसे थोड़ा सा कि ये तो आपको पता होगा पूरा इशू जो चल रहा है अभी उमर गौतम का। जी जी, मैं बहुत ही डिटेल में तो उसको फॉलो अप नहीं किया वो न्यूज को, बट मैं सुना आपको। अच्छा, एक मिली गैजेट एक अखबार है, उसका पुराना एक आर्टिकल है, उसमें ये पता लगा कि उनका आपके साथ भी कुछ टाई अप था। एम आई राइट? एक मेमोरेंडम साइन हुआ था कुछ, आई थिंक 2011 समथिंग में। हाँ जी जी जी, अभी किसी और साहब का भी फोन आया था इसी सिलसिले में। उन्होंने बताया एक्चुअली वो बहुत ऑलमोस्ट 10 ईयर्स था और मोर देन 10 ईयर्स था राहुल साहब। अच्छा, तो ये जो पार्टनरशिप थी ये एक्टिव थी अभी रिसेंटली तक या फिर मतलब 2-3 साल पहले, 5-6 साल पहले डोरमेंट हो गई, इनएक्टिव हो गई थी? वो इनिशियल में ही इनएक्टिव हो गई थी राहुल साहब। इतना जो है एक्टिव जब साइन ही किया था वो बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए साइन किया। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर कि जो बिलाल साहब हैं, जी, बिलाल साहब तो इंडिया में है नहीं, वो तो कतर में है आई गेस, तो है ना। लेकिन वो उनका तो कई कंट्रीज के अंदर ये है कि हाँ भाई ही कांट रीच ओवर देयर, इंक्लूडिंग सम ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज ऑल्सो। आप ये जानते होंगे, मैं और इंडिया में भी वो नहीं है शायद इसी लीगल हैसल की वजह से। जी जी जी, हाँ, तो इनकी और उमर साहब की भी बात हुई थी? वो एक्चुअली पता नहीं, मैं उनके जो आईडीसी का जो बताया उन्होंने लोकल एक्टिविटीज में वो कहाँ गए। अच्छा मिले हुए एक्चुअली मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। अच्छा, तो कभी, लेकिन अगर दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, ही इज हेडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी उसको हेड करते हैं, तो आई एम श्योर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो बात हुआ ही होगा, तभी उन्होंने ये कॉल लिया होगा कि हाँ भाई चलिए एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसको करते हैं। ठीक, तो आप
हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कभी ना कभी तो उनका बात हुआ ही होगा ना, मैं राइट? दोनों का हुआ होगा, ये मैं इसको ये नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हुआ होगा, बट देन कब हुआ, कितने लेवल पे हुआ, ये एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम, ये बताना चाह रहा हूँ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उमर के ऊपर तो काफी सारे चार्जेस अब ये लग गए कि हाँ भाई उनकी फंडिंग भी है ISI से और ये वो, हालांकि अभी कुछ प्रूफ नहीं है, वो तो कोर्ट में मामला जाएगा और जो भी वो होगा वो तो होगा ही। लेकिन कजाकिस्तान वो गए थे, आप ये जानते होंगे, कजाकिस्तान गए थे वो एक प्रोग्राम के अंदर स्पीच करने के लिए, तो वहां पर उनका ये कहा बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात जाकिर नाइक से भी हुई थी। उनके डिटेल्स से ज्यादा, उनकी एक्टिविटी से ज्यादा ये नहीं हो राहुल साहब। ये तो धर्मांतरण मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां काम पर है, लेकिन इन सब के बीच देश में चुनावी मौसम फिर से एक बार लौट रहा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली वाला दांव चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब से मुफ्त बिजली समेत कई अहम वादे किए। केजरीवाल के मुताबिक पंजाब में गरीबों के बिजली के बिल 70,000 तक आ रहे हैं। उनका क्या दोष है? जिनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं उनके कनेक्शन जोड़े जाएंगे। पुराने घरेलू बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली से 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। ये केजरीवाल की गारंटी है, कैप्टन के वादे नहीं हैं। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में कही है और इन सब के बीच आपको हम सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि क्या वादे दिल्ली की तर्ज पर पंजाब की जनता से केजरीवाल कर रहे हैं। पहला वादा है अरविंद केजरीवाल का, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि पुराने घरेलू बिल माफ कर दिए जाएंगे और एक बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा और इसके साथ ही 24 घंटे पावर सप्लाई होगी। ये भी सपना दिखाकर आए हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता को। बड़े बड़े ऐलान हैं, एक हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 2 पुराने सारे बिजली के बिल माफ, कनेक्शन बहाल और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज 24 घंटे की बिजली दी जाएगी। वहीं पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि रियायती दरों पर लोगों को बिजली देने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है और हमने 200 यूनिट फ्री बिजली जनता को देने का फैसला पहले ही कर लिया था। सुनिए। पार्टी के नेता और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपकी पार्टी प्लानिंग कर रही थी 200 यूनिट फ्री बिजली देने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उससे पहले ही जाकर वहां 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया। कितना बड़ा झटका आपको लग गया इस बात? देखिए, हमने प्लानिंग नहीं की थी, हम तो पहले से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे दलित भाइयों को और गरीब परिवारों को पहले से ही हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। किसानों को रियायती दर पर बिजली देने वाला, बड़े पैमाने पर रियायती दर पर बिजली देने वाला पंजाब पहला स्टेट है। और अब हमने तय किया है कि हम 200 यूनिट तक फ्री बिजली सभी परिवारों को देंगे, सभी लोगों को देंगे। वो निर्णय हो चुका है, तो हम सरकार में हैं, हम उसको लागू करेंगे। अब बाकी कोई व्यक्ति जो है कल्पना में कहता है कि मैं ताजमहल बना दूंगा आपकी याद में, कोई कहता है हम व्हाइट हाउस ला करके खड़ा कर देंगे, तो ये तो सब नेताओं की अपनी गालबाजियाँ हैं। दिल्ली में किसी चीज़ को करना बड़ा सरल है। पंजाब बहुत जटिल प्रदेश है। पंजाब को समझने के लिए राजनीतिक दल को बरसों काम करने की जरूरत होती है, तब वो पंजाब की समझ रख सकता है, एक संवेदनशील राज्य की समझ रख सकता है। और पंजाब के लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए बड़े हाई जब पिछला 2017 का चुनाव हुआ था तो आप चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन अनंतो गत्वा जो है मुंह की खानी पड़ी। और जितने जीते भी पार्टी बाद में टुकड़ा टुकड़ा हो गई, क्योंकि पंजाब के लोगों का जजमेंट सही निकला कि ये पार्टी टुकड़ा टुकड़ा पार्टी है। ये पार्टी पंजाब और पंजाबियत का सम्मान नहीं बढ़ा सकती है, इसलिए वो कुछ भी कहें, चुनाव का मौका है, कुछ भी कहने के लिए सब। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि केजरीवाल को पंजाब की समझ नहीं है, लेकिन उधर अरविंद केजरीवाल हैं जो एक के बाद एक नए वादे कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के वादे हैं, कैप्टन के वादे नहीं हैं।
और इन सब के बीच पंजाब में केजरीवाल आम आदमी पार्टी की जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे के बाद अब बाहरी नवजोत सिंह सिद्धू की थी। सिद्धू दिल्ली आए हुए हैं, आज कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन पूरे दिन के इंतजार के बाद भी ये मुलाकात फिलहाल हो नहीं सकी है। सिद्धू से मुलाकात से पहले ही राहुल गांधी अपने घर से सोनिया गांधी के आवास के लिए निकल गए। इस दौरान राहुल ने कहा कि आज सिद्धू से उनकी कोई मुलाकात तय नहीं है। राहुल जी एक सेकंड सर, मीटिंग है क्या? सिद्धू के साथ मीटिंग है कल टुमारो सर। वहीं पंजाब कांग्रेस में घमासान को लेकर पंजाब के कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। हरीश जी के आपने कहा टुकड़ा टुकड़ा पार्टी होगी, लेकिन आपकी पार्टी में भी कई सारे टुकड़े थे, बीच में कई सारी मीटिंग्स हुई, राहुल जी भी आके मिले, कैप्टन भी आए, यहाँ पर सिद्धू भी आने वाले हैं। हमारे वहाँ लोग कहते हैं गुट है, मैं कहता हूँ गुटकू से ही तो इमारत बनती है। हमारे पास व्यक्तित्व हैं, वो व्यक्तित्व हैं, अलग अलग सब लोगों के अपने व्यक्तित्व हैं, जो उनके सवालात होते हैं, पार्टी जो समन्वय करती है उसको सब मानते हैं। और सभी लोगों ने कहा है पंजाब के कि जो पार्टी हाईकमान कहेगा उसको हम मानेंगे। सोनिया जी के सामने प्रस्ताव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी जो है कोई समाधान निकल के आ जाए। हम सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता सुमित दुबे का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई दो खबरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई बैक टू बैक, और मैं चाहती हूं कि एक एक करके आप दोनों खबरों पर अपनी बात रखें और अपडेट दें। पहला अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। अरविंद केजरीवाल पहले ये कह चुके हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो सिख ही होगा मुख्यमंत्री, और दूसरा आप दिल्ली के तर्ज पर कई वादे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी रफ्तार में पंजाब से आगे बढ़ रहे हैं, आखिर क्या है स्ट्रैटेजी मौजूदा उनकी? जी हाँ, बिल्कुल शुभ्रा, और ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस के मेले पर दहरा है। हाल ही में कैप्टन अमरिंदर दिल्ली आए थे कमेटी के सामने पेश होने के लिए। उस वक्त कमेटी के जरिए राहुल गांधी का मैसेज कैप्टन को दिया गया था कि जल्द से जल्द 200 यूनिट बिजली का ऐलान किया जाए। पंजाब की कैप्टन सरकार इसकी तैयारी कर रही थी, और जो मुझे जानकारी है कि कुछ दिनों में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया गया था, लेकिन उससे एन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपना दौरा किया पंजाब का और 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वापसी की वो तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं। ये एक बहुत बड़ा दाव हो सकता था 200 यूनिट फ्री बिजली देने का, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करके कैप्टन सरकार को ठीक है। लेकिन हरीश रावत अब से कुछ देर पहले हम सुनवा रहे थे उनका बयान, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? और दूसरा, कांग्रेस में जो परिस्थितियां हैं उसे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस आलाकमान कितना समझ पा रहे हैं? क्योंकि सिद्धू से आज भी मुलाकात हो नहीं पाई, राहुल गांधी ने कहा कोई शेड्यूल ही नहीं था। या बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। सिद्धू का जो पूरा ग्रुप था, तमाम तरीके की मीटिंग चली। राहुल गांधी ने खुद पंजाब से कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करी। उसके बाद एक लिस्ट थमा दी गई थी कैप्टन को, लेकिन सिद्धू के साथ जो मीटिंग होती, सिद्धू दिल्ली आ चुके हैं। सिद्धू ने दिल्ली आने से पहले यह ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के साथ मीटिंग हुई। संभवतः आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग नहीं हो सकी, कल वो मीटिंग हो। एक चांस भी है कि हो सकता है कोई गुप्त मुलाकात उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी की हो, इसकी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये बातें डिटेल अभी सामने नहीं आ सकती हैं। जी, लेकिन शुक्रिया आपका। दिल्ली में है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस परिस्थिति से कैसे आगे निपटती है, क्योंकि एक के बाद एक कई चुनौतियां पार्टी के सामने हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। एक और सरकार और ट्विटर में ठनी हुई है, तो दूसरी ओर गाजियाबाद बुजुर्ग की पिटाई के मामले में यूपी पुलिस भी ट्विटर पर शिकंजा कस रही है। ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। जी हां, कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को यह निर्देश दिया है कि वे ट्विटर के एमडी के खिलाफ कोई सख्त कदम ना उठाएं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया है। इस बीच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बच्चों से जुड़े हुए अश्लील कंटेंट नहीं हटाने पर एनसीपीसीआर ने शिकायत की थी। यह शिकायत नए आईटी नियमों के तहत की गई है।
इन सबके बीच एक अहम सियासी खबर का हम रुख जल्दी से कर लेते हैं। महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है जहां सीएम उद्धव से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की है। जी हां, खबर यह है कि बैठक में अनिल देशमुख पर लगे वसूली के आरोपों पर भी चर्चा हुई है। खास बात यह रही कि इस बैठक में मुंबई पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। इससे पहले कल संजय राउत ने सीएम उद्धव से मुलाकात की थी। सूत्र बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ न कुछ पेच फंसा हुआ है। हालांकि पवार और संजय राउत ने सरकार में सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। तो चाहे वो शरद पवार हो या संजय राउत हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरह की बैठकें इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पेच फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो बैठक है क्या उसमें सिर्फ अनिल देशमुख के मसले पर बात हुई है? अगर हुई है तो क्या बात हुई है? क्योंकि गंभीर हो गया है मसला बहुत ज्यादा, इसलिए इस लेवल की मीटिंग्स अब हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, जो अधिकारिक रूप से बयान आया एनसीपी का, उसमें साफ साफ कहा गया कि जो महाराष्ट्र का जो सेशन शुरू होने वाला, यानी जो मानसून सेशन शुरू होने वाला, उसको लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में मीटिंग हुई है और कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और आज अनिल देशमुख को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, वो नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास और डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट के लिए वकील उनके गए हुए थे। तो यह साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर जरूर अनिल देशमुख बड़ा मुद्दा रहा है। सबसे खास बात देखिए है कि 5 जुलाई से 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र का जो मानसून सेशन शुरू होने वाला है, तो उनको पता है कि मानसून सेशन बड़ा धमाकेदार होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार बड़ा और डिमांड करने वाली है कि इस पूरे मामले पर और लोग गिरफ्तार किया जाए और लोग इस्तीफा दिया जाए। तो जरूर इस पूरे मामले पर एक बड़ी जो विधानसभा में किरकिरी ना हो। सबसे खास बात देखिए यह भी है कि यहां पर विधानसभा अध्यक्ष नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार ने साफ साफ अपने नेताओं से यह भी कहा है कि जो आपस में मतभेद अगर है उसको भुलाकर आप लोग विधानसभा में आए और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो, किसी के बीच में यह न दिखे कि आप लोगों के बीच में मनमुटाव है, तो मन खोलकर, दिल खोलकर काम करें, विधानसभा में दिखाएं कि सब लोग एक साथ हैं। ये कहा तो बार बार जा रहा है अभिषेक, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो शरद पवार हो, लगातार यही कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन इस तरह की मीटिंग से क्या समझा जाए? जो सामना में लिखा जा रहा है, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक मीटिंग्स हो रही हैं, क्या समझा जाए, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मतलब इसका एक जो राजनीतिक गलियारे में और जाहिर सी बात जो हमारी जानकारी है, इसमें साफ है कि सब कुछ सही सच में नहीं चल रहा। अब भले ही तीनों पार्टियां, खासतौर से एनसीपी और शिवसेना, और इस पर मामले पर सामने आकर कह रही हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और आज जिस तरीके से एनसीपी के बड़े नेताओं की मीटिंग करना, प्रफुल्ल पटेल अलग मीटिंग कर रहे हैं, शरद पवार जाके सीएम से मुलाकात करते हैं, उसी दौरान वहां के गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के वह मुलाकात करते हैं, तो यह अपने आप में दिखाता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आज की अगर हम जो मीडिया बाइट की अगर बात करें, संजय राउत जो बयान दे रहे थे, उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, बिल्कुल वह पहले जैसे नहीं, जो हमेशा बात करते, आप देखिए जो आक्रामकता होती है उनके ऊपर, जो अटैक मोड में बात करते हैं, वो नहीं था। तो कहीं कहीं उनकी आवाज में, स्वर में भी कहीं कहीं लचीलापन दिखाई पड़ा। एक छोटा सा सवाल आपसे अभिषेक, एक छोटा सा सवाल आपसे कि शिवसेना के जो तेवर हैं वो किस वजह से हैं? क्योंकि सामना में कांग्रेस के खिलाफ जो लिखा गया वो हम सबने देखा, और इसके साथ ही एनसीपी के साथ कैसे तनातनी बनी हुई है शिवसेना की, वो भी हमने देखा। आखिर इस तेवर की वजह क्या है? क्या बीजेपी के साथ कुछ नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, जो अंदर खाने की जो खबर आ रही है, बिल्कुल जब से उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिलकर आए हुए हैं, तब से जरूर कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। और इसी वजह से सामना में देखिए कि कहीं मोदी के खिलाफ जो लगातार लेख आ रहे थे और जब बयान आ रहे थे, कम से कम उसमें नरमी बरती जा रही है। और एक तरफ देखिए कि शिवसेना के बड़े नेता का यह बयान आना, लेटर लिखा जाना कि बीजेपी के साथ आकर फिर से सरकार बना लिया जाए, तो सच में सब कुछ सही नहीं चल रहा। यही वजह है कि एनसीपी भी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा नजर रखी हुई है। सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इन सबके बीच अनिल देशमुख का जो मसला है, उससे असहज स्थिति इस पूरे गठबंधन के लिए बनी हुई है। महाविकास अघाड़ी की पार्टियां आपस में किस तरह से तनातनी का शिकार है वो दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त है, लेकिन इंडिया न्यूज पर आगे भी तमाम अहम खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।